फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं के 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि परीक्षा के लिए ही तैयार किया गया है। ये आपके प्रतियोगी परीक्षा हो या आपका 12th का एग्जाम, सभी के लिए लाभदायक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देख लेते हैं 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव को जो कि आपके लिए सेट किया गया है। और जल्द ही आपके लिए 3, 4, 5 यानी कि जितनी भी हिस्ट्री में आपको चैप्टर है, चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। तो इसका जो सही जवाब होगा अंग, मगध, वत्स और वजी। ऑप्शन ए सही है। अब सवाल नंबर हम 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। प्रश्न को हम समझेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेदी। आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 3 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन, आप इसका नाम याद रखेंगे, राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवंती। सवाल नंबर 4 है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। यानी कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। जैसे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए बिंबिसार द्वारा, बी अजातशत्रु द्वारा, सी उदयभद्र द्वारा और डी जो है मुंडक द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, अजातशत्रु द्वारा। चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि गंधार महाजनपद की राजधानी थी। यानी कि गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए पटना, बी महिष्मती, सी हाटक और डी तक्षशिला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। यानी कि गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। सवाल नंबर 6 है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे। इसका एक लाइन में जवाब देंगे हम कि सिंधु सभ्यता के निवासी शिव देवता के उपासक थे। चलिए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 1000 से 800 ईसा पूर्व तक। चलिए हो गया। सवाल नंबर 8 है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। आप इनको याद रखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1028 सूक्त हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है कि वेदांग की संख्या क्या है। वेदांग की संख्या क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6। वेदांग की संख्या 6 है। सवाल नंबर 10 है कि सल्लेखन संबंधित है। यानी कि सल्लेखन जो है किससे संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। यानी कि सल्लेखन जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 है, और एक बात आपसे हम फ्रेंड्स क्लियर कर दें कि इस चैनल यानी कि आरजी सोशल स्टडी पर सभी विषयों से, यानी कि आर्ट्स हो, साइंस हो, उसके सभी चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि सभी चैप्टर से वीडियो अपलोड हो चुके होंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक प्लेलिस्ट में जाएं और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको सारी चैप्टर, मतलब कि जो भी विषय का चैप्टर है उनका फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर को आप देखें और सभी आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। जब तक आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। किसी भी चैप्टर यानी कि किसी भी सेट के, किसी भी विषय के चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, किसी भी विषय के सेट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव को देखें ताकि आपका परीक्षा जो है आसानी से हो सके और अच्छे से आप परीक्षा को दे सकें। चलिए हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। हम देखते हैं क्या है 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि पार्श्वनाथों द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में
महावीर ने पांचवा कौन सा महाव्रत जोड़ा? प्रश्न को समझिए कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने पांचवा कौन सा महाव्रत जोड़ा? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा, सी सत्य और डी असत्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। सवाल नंबर 12 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा सर्वकामिनी, सर्वकामिनी ने की थी। सवाल नंबर 13 है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपसंपदा। ये आप जितने भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आप इनको अच्छे से तैयारी कर लिए ताकि आपका परीक्षा जो है आसानी से सफल हो सके। एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने लायक नहीं है। आप ध्यानपूर्वक 1-2 बार देखिएगा ना तो आपको कंप्लीट मतलब कि होते चला जाएगा। हो सकता है कभी कभी ध्यान उधर उधर होता है तब नहीं कंप्लीट हो पाता है, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर जिस प्रकार से हम आपको पढ़ के बताते हैं या जिस प्रकार से आपको मतलब कि उसको डिफाइन करके बताया जाता है आपको आसानी होगी पढ़ने में। आप इसको जरूर पढ़ें, आप इसको जरूर देखें। हो सके तो आप नोट्स भी बना लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था, माने कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था, कहाँ स्थित था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। चलिए अब इसको एक लाइन में पढ़ते हैं हम। मौर्यकालीन कलिंग राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। सवाल नंबर 15 है कि मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है 4 प्रांतों में, बी 2 प्रांतों में, सी 5 प्रांतों में और डी 8 प्रांतों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 प्रांतों में। चलिए अब सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दुर्ग, बी राष्ट्र, सी राष्ट्रीय और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि कह रहा है प्रश्न है कि मौर्य काल में जनपद से जो प्राप्त आय होता था उसको क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्र। सवाल नंबर 17 है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। सवाल नंबर 18 है कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ किस युग में हुआ? इसका कहने का मतलब यही है कि 16 महाजनपदों का उदय किस युग में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध युग में, बुद्ध युग में भी कह सकते हैं, बुद्ध युग में हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित था? निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होगा, यानी कि असमाल। यानी कि महाजनपद जो दक्कन में स्थित था वो असमाल था। सवाल नंबर 20 है कि सर्वप्रथम सिक्कों का चलन प्रारंभ होता प्रतीत होता है, यानी कि सर्वप्रथम जो सिक्कों का चलन आरंभ हुआ मतलब को कब प्रतीत होता है, क्या आरंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5वीं शती ईसा पूर्व के लगभग से। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 21 है कि गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल के समय से। चलिए सवाल नंबर 22 अब देख लेते हैं और 23 इसमें मिल जाएगा आपको। 25 तक ये प्रश्न है, आप पूरे प्रश्नों को देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आ सके। सवाल नंबर 22 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी उपयुक्त दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा महात्मा बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 23 है कि मेगास्थनीज की इंडियन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मेगास्थनीज की सवाल नंबर 23 है कि मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। आइए हम तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य ये भी है कि इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है।
कथन सत्य ये भी है कि डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। और कथन सत्य ये भी है कि इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 24 और 25 देख लेते हैं। सवाल नंबर 24 है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों को एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे। इस आयोग के 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में सदस्य थे। यानी कितने सदस्य थे प्रत्येक मंडल में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। आप इसको याद रखें कि प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य थे। चलिए सवाल नंबर 25 है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध क्रम कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध क्रम कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन। तो चलिए इस प्रकार से हम 25 प्रश्नों को देखें जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्द आपके लिए चैप्टर 3 भी आएगा। आप इन चैप्टर 1 चैप्टर 2 को तब तक आप कंप्लीट कीजिए, तब तक और विषय का भी चैप्टर हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।